बायोटेक के बच्चों हम एप्लीकेशन समझ रहे थे। मेडिकल फील्ड में अभी तक हमने 2 एप्लीकेशन समझ लिए थे। उसमें पहला एप्लीकेशन हमने मेडिसिन बनाना समझा था, सेकंड एप्लीकेशन जीन थेरेपी, और उसी में थर्ड एप्लीकेशन आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज को पता लगाना, डिजीज का पता लगाना कि डिजीज है या नहीं है। अच्छा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर ये सिम्टम है, तो इससे रिलेटेड आप ये डायग्नोस करवा लो, मतलब ये टेस्ट करा लो, जैसे ब्लड टेस्ट की कहते हैं, यूरिन टेस्ट की कहते हैं। तो ये जो टेस्ट की जाती है, इसी से हम डिजीज को पता लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं। रूटीनली जो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट की जाती है, उसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इनका यूज किया जाता है। लेकिन इस टेस्ट की एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये टेस्ट जनरली रिजल्ट तब देती है जब पेशेंट ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है, उसके अंदर सिम्टम आ चुके हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस काफी अमाउंट में पहुंच चुके हैं, तब जाके ये टेस्ट काम में ली जाती है। अच्छा, मान लीजिए किसी पर्सन में फीवर है, उसके अंदर मान लीजिए कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कुछ हो गया है। अब वहां पर डॉक्टर ने बताया कि आप में ये प्रॉब्लम थी, फिर डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है और हम ठीक हो जाते हैं। नॉर्मल बीमारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम बीमार हो भी जाते हैं, बाद में पता चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितना जल्दी पता करा लो, उस डिजीज को क्योर करना उतना ही आसान होता है। जैसे हम कैंसर की बात करें, यह कहा जाता है कि कैंसर में जितना जल्दी कैंसर का पता कर लिया जाएगा, अर्ली स्टेज में पता कर लेंगे, तो पेशेंट को बचाना उतना ही आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसे डिजीज होती है जहां अर्ली डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, और इस अर्ली डायग्नोस करने में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से काम नहीं चलता। वहां पर हमें बायोटेक की कुछ टेक्निक्स काम में लेनी पड़ती है, जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड कौन सी होती है? जैसे सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, इनसे अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है। सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली टेक्निक पीसीआर होती है। सेकंड टेक्निक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्रोब यूज करते हैं उनका यूज कर सकते हैं, और एलाइसा का हम यूज कर सकते हैं। मतलब इन टेक्निक के बेसिस पे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी डिजीज को पता लगा लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको पीसीआर से समझाता भी हूं। अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें, पीसीआर का काम आप जानते हैं, कम से कम क्वांटिटी में अगर डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये उसको भी एम्पलीफाई कर देता है। पीसीआर का काम यही है, डीएनए एम्पलीफिकेशन में। मान लीजिए बच्चों, ये सेल है, अभी यहां पे वायरस मान लीजिए बहुत कम क्वांटिटी में हुआ होगा, ये चेक करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, सेल का डीएनए बाहर निकालेंगे। सेल में से जब डीएनए बाहर आएगा, तो इसमें मान लीजिए ये वायरल डीएनए भी बाहर आ गया और ये ह्यूमन का डीएनए भी बाहर आ गया, मतलब सेल का टोटल डीएनए हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, डीएनए बाहर निकालने के बाद अब इस ट्यूब के अंदर, एग्जैक्टली ये ट्यूब वही एपेंड्रोप ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर हम वायरस स्पेसिफिक प्राइमर डाल देते हैं। यहां जो प्राइमर डालेंगे, कौन से? वायरस स्पेसिफिक प्राइमर है। हमें वायरस को चेक करना है तो वायरस स्पेसिफिक प्राइमर को डाल देंगे। अब यहां पर पीसीआर की वो 3 स्टेप फॉलो की जाती है। कौन कौन सी स्टेप है बताना सभी? पहली स्टेप आती है डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, और थर्ड एक्सटेंशन। वही 3 स्टेप यहां फॉलो करेंगे। सबसे पहली स्टेप आ जाती है डीनेचुरेशन, मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई, इसमें ह्यूमन का डीएनए भी अलग हो गया, वायरस का डीएनए भी अलग हो गया। सेकंड स्टेप प्राइमर का जुड़ना, क्या कहलाता है वो? एनिलिंग। अब बच्चों, जब प्राइमर जुड़ेंगे तो यहां प्राइमर, ध्यान से देखिएगा, यहां जो प्राइमर है वायरस स्पेसिफिक है। ऐसे प्राइमर हम डिजाइन करते हैं जो वायरस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वायरल डीएनए से ही जुड़ेंगे। अब ये वायरस स्पेसिफिक है तो ये प्राइमर यहां पर बच्चों ऐसे जुड़ जाते हैं। वायरस के डीएनए के साथ जुड़ गए, ह्यूमन के डीएनए के साथ नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि वायरस स्पेसिफिक थे। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, थर्ड स्टेप में ऐसे यहां पर एक्सटेंशन होगा। अच्छा, एक्सटेंशन हुआ तो डीएनए की नंबर बढ़ गई, डीएनए के नंबर बढ़ गए मतलब डीएनए एम्पलीफाई हो गया, और डीएनए एम्पलीफाई हो गया तो हम कह सकते हैं कि यहां पे वायरस प्रेजेंट है। तो वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमने यहां डीएनए को एम्पलीफाई किया, मतलब वही पीसीआर टेक्निक काम में ली। तो पीसीआर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वायरस था या नहीं। अच्छा, मान लीजिए अगर वायरस नहीं होता, वो केस भी ले लेते हैं। यहां पे बच्चों हमने वही सेल में से डीएनए को बाहर निकाला, वायरल डीएनए है ही नहीं, मतलब यहां वायरल डीएनए एब्सेंट है, ह्यूमन डीएनए प्रेजेंट है। अब बच्चों डीएनए है या नहीं है, यह हमें नजर तो आता नहीं है, तो इसके लिए हम वही यहां पर वायरस स्पेसिफिक प्राइमर को डालेंगे। पहली स्टेप वही डीनेचुरेशन करेंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई।
अब मुझे बताना, यहां अगर हम प्राइमर को जोड़े तो प्राइमर अटैच नहीं होंगे। बताओ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो तो वायरस स्पेसिफिक है, ह्यूमन स्पेसिफिक नहीं थे। अच्छा, वायरस स्पेसिफिक है, जब वायरस का डीएनए ही नहीं है तो प्राइमर नहीं जुड़ेगा, और प्राइमर नहीं जुड़ेगा, जब प्राइमर नहीं जुड़ेगा तो एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं डीएनए इज नॉट एम्प्लीफाई, और डीएनए एम्प्लीफाई नहीं हुआ मतलब वायरस अब्सेंट है। तो सीधी सी बात है, डीएनए एम्प्लीफाई हो गया, वायरस प्रेजेंट, डीएनए एम्प्लीफाई नहीं हुआ, वायरस अब्सेंट है। अच्छा, यह कम से कम क्वांटिटी में ही पता कर लेगा, अर्ली स्टेज में ही पता कर लेता है। तो अर्ली स्टेज में ही वायरस का इंफेक्शन हुआ, उसको पता करने के लिए बेस्ट टेक्निक पीसीआर है। तो पीसीआर कम से कम अगर वायरस की क्वांटिटी है तो उसको भी एम्प्लीफाई कर देगा। क्लियर? तो ये बच्चों पीसीआर टेक्निक से हम डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। क्लियर? चाहे तो आप इसको बना भी लीजिए। क्लियर? अब यहां पर इसके खास पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट द टाइम व्हेन द सिम्टम ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, मतलब सिम्टम ही विजिबल नहीं है, उस टाइम पे भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी। ये एचआईवी को, एचआईवी के केस में वायरस है या नहीं, एचआईवी वायरस है या नहीं, उसको चेक करने के लिए पीसीआर आज के टाइम पे रूटीनली यूज किया जा रहा है। अच्छा, इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स, जो कि बच्चों कैंसर पेशेंट में यानी कैंसर कोज करने का काम करती है। मतलब जो डिजीज कैंसर कोज करने का काम करती है उनको डिटेक्ट करने में भी हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से पीसीआर आज के टाइम पे एक पावरफुल टेक्निक बन चुकी है कई सारी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर? तो ध्यान रखना, कभी ऐसे क्वेश्चन आए पीसीआर एरो करके लिख दे मोलिकुलर डायग्नोसिस, सही बताओगे या गलत? पीसीआर मोलिकुलर डायग्नोसिस करता है। मोलिकुलर डायग्नोसिस में पीसीआर का रोल है क्योंकि यह डिजीज को डायग्नोस करा सकता है। अच्छा, पीसीआर एरो करके लिख दे कैंसर, तो बिल्कुल कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर को डायग्नोस करने में काम में लिया जाता है। एचआईवी के रिस्पेक्ट में भी इसका रोल देखा गया है। जो बात यहां पर समझाए इसको नोट कर लीजिए, ये अपने एनसीईआरटी की पॉइंट है। अच्छा, डायग्नोसिस में अगला लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोब का यूज करके। प्रोब की मदद से हम लोग नॉर्मल या म्यूटेंट जीन को बड़े आसानी से पहचान लेते हैं। मान लीजिए समझाने के लिए एक नॉर्मल जीन है। अच्छा, इस नॉर्मल जीन को पता करना है तो इसके लिए हम ऐसे प्रोब का यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रोब होते क्या है? प्रोब बच्चों शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है। प्रोब दोनों हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, छोटे होते हैं। साथ ही साथ ये रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब इनके साथ ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा होता है जिनसे रेडिएशन आती है, और ये नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जो नॉर्मल जीन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने इसको बना लिया है। क्लियर? प्रोब तो बच्चों हम अपने हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं। जैसे इंसुलिन की जीन पता करना है तो इंसुलिन का प्रोब बना लेते हैं, इस जीन का पता करना है तो इसके रिस्पेक्ट में प्रोब बना रखा है। अब बच्चों होगा क्या, यहां पर ये जो डीएनए है दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे, इसके बाद यहां पर ये प्रोब को डालेंगे। अगर ये नॉर्मल जीन है तो प्रोब जुड़ेगा। अच्छा, प्रोब अगर बाइंड हो गया तो अब यहां से रेडिएशन निकलेगी, और उस रेडिएशन का पता करने के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में हमने सीखा था, ये हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज भी किया था। उसमें बच्चों हम ऐसी एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं ब्लैक कलर की एक्सरे फिल्म होती है, जहां से रेडिएशन निकलेगी तो रेडिएशन आने की वजह से इस पर से व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाता है। अच्छा, ऐसे एक्सरे फिल्म का यूज करके हम लोग पता लगाते हैं, उसे हम ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक कह लेते हैं। अगर नॉर्मल जीन है तो ऐसे ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद ऐसे बैंड देखने को मिलेगा, एक्सरे फिल्म पे से व्हाइट कलर अपीयर होगा। लेकिन अगर बच्चों म्यूटेंट जीन है, आप सोच समझ कर ना, इस म्यूटेंट जीन के ऊपर प्रोब को डाला जाए तो मुझे बताओ ये प्रोब नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री, म्यूटेंट का नहीं है। तो जब इसके ऊपर प्रोब को डालेंगे तो ये प्रोब यहां जुड़ेगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि तो नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री। और जब प्रोब बाइंड नहीं हुआ तो एक्सरे फिल्म पे, मतलब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो यहां एक्सरे फिल्म पे कुछ भी व्हाइट कलर नहीं दिखेगा, कुछ भी अपीयर नहीं होगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल जीन है, प्रोब जुड़ेगा, एक्सरे फिल्म पे कुछ ना कुछ व्हाइट कलर दिखेगा। लेकिन अगर म्यूटेंट जीन है तो नहीं दिखेगा। तो नॉर्मल जीन है या म्यूटेंट जीन है, इसका पता करने के लिए हम प्रोब का यूज कर सकते हैं। तो प्रोब से हम नॉर्मल या म्यूटेंट जीन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? इसको भी चाहे तो आप नोट कर लीजिए। क्लियर? यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रोब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए होते हैं, रेडियो एक्टिव है, और इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? नॉर्मल जीन का। जो बात हमने समझी इसके पॉइंट नोट भी कर लेते हैं। प्रोब
single strand DNA or RNA tagged with radioactive molecule. Probe is complementary to normal gene. It bind to normal gene. Normal gene के साथ बाइंड होगा and detected by autoradiography. वही एक्सरे फिल्म पे. अच्छा, probe will not have complementary with mutant gene. Mutant gene का complementary नहीं होता है. Hence it will not appear on the photographic film यानी एक्सरे फिल्म. यानी नॉर्मल जीन तो अपीयर हो जाएगी, म्यूटेंट जीन अपीयर नहीं होगी. बताओ क्यों? हां, म्यूटेंट जीन इसलिए अपीयर नहीं होगी क्योंकि जो म्यूटेंट जीन होती है उस म्यूटेंट जीन में म्यूटेशन होने की वजह से प्रोब बाइंड नहीं हो पाता. क्लियर? ये जो प्रोब के पॉइंट बताए ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एक तरीका और आता है, एलाइसा. एलाइसा जो होता है बच्चों, ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन होती है जिससे हम पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एलाइसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन है, उसके ऊपर एंटीबॉडी डालते हैं और उस बेसिस पे इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. ये एंटीजन जैसे प्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं. पैथोजन के जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है उसको बच्चों हम यहां पर एलाइसा से पता लगा सकते हैं. एलाइसा से कई तरह की डिजीज को भी हम डायग्नोस कर सकते हैं. तो इस तरह की टेक्निक यहां पर हम काम में लेते हैं. क्लियर? अच्छा, ये जो एलाइसा होती है कैसे काम करती है इसके बारे में यहां पर आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं समझा रखा है, तो हम भी इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं. आप बस ये ध्यान रखना कि एलाइसा से भी हम डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की आपको मैंने 3 मेथड बताई है. पहली मेथड पीसीआर, सेकंड प्रोब का यूज करें और थर्ड एलाइसा का यूज करें. ये तीनों मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प करती है. और इनका फायदा क्या है? अर्ली स्टेज में ही पता कर लेते हैं जिससे डिजीज को हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए. बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों हम एप्लीकेशन समझ रहे थे. हमने बच्चों एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में भी समझे थे, मेडिकल फील्ड में भी समझे थे. बायोटेक का ही एक पार्ट यह भी आता है कि इससे हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं. अब इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या बेनिफिट होते हैं वो भी हम समझेंगे. पहले हम समझते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं. मान लीजिए बच्चों ये एक नॉर्मल एनिमल है. अब इस एनिमल के अंदर जीन को ट्रांसफर कर दिया जाए. यहां पे बच्चों ऐसे ये जीन को ट्रांसफर कर दे. और आप सभी जानते हैं एनिमल में जीन पहुंचाना है तो बेस्ट वेक्टर रिट्रोवायरस. अच्छा, ये जीन तब ट्रांसफर कर देनी है जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, क्योंकि एक बार अगर एनिमल पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, फिर जीन ट्रांसफर करते 100% सक्सेस नहीं मिलती है. इसीलिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन को पहुंचा दिया. इससे जो जीन हम डालेंगे इसकी पूरी बॉडी की हर सेल में पहुंचेगी और अब जो एनिमल बनेगा उसको हम कह देंगे ट्रांसजेनिक एनिमल. ये ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सारे बनाए गए. इनमें से सबसे ज्यादा बनाए गए हैं माउस. सबसे ज्यादा माइस को डेवलप किया गया है. क्लियर? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसको कहते हैं? एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेट टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन डीएनए. मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा डीएनए को डाल दिया जाता है. ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल. ये एनिमल था, एक्स्ट्रा डीएनए डाल दिया तो एनिमल बन गया ट्रांसजेनिक एनिमल. ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सारे हैं, जैसे ट्रांसजेनिक रेट है, रैबिट है, पिग है, शीप है, काऊ है, फिश है. ऐसे कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है. इन ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे ज्यादा होते हैं 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन है बच्चों? माइस है. एक बार तो नीट में यही क्वेश्चन आ गया था, मैक्सिमम ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से है? तो क्या बताओगे बच्चों? माइस. कितना परसेंट? 95%. वैसे ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सारे, काऊ, पिग, फिश वगैरह से बहुत सारे हैं. मैक्सिमम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो वो माइस होते हैं. कितना परसेंट? 95. अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिए हैं, अब इन एनिमल को बनाने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, क्यों हम इन एनिमल में जीन पहुंचाएं? हां, इनके बच्चों कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो है. क्या क्या सिग्निफिकेंस है उनको हम समझते हैं. इसके बच्चों कुछ सिग्निफिकेंस आपके एनसीईआरटी में दी है, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये नोट कर लीजिएगा. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट क्या क्या है. इनमें सबसे पहला बेनिफिट नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. अच्छा, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट से क्या मतलब है? ट्रांसजेनिक एनिमल को इस तरह से बनाया जाता है कि उनके अंदर हम जीन डालेंगे, फिर वो जीन कैसे काम कर रही है उसको हम स्टडी कर सकते हैं. क्लियर? जैसे बच्चों यहां पर ये जीन है, ये इंटरेस्ट की जीन है जिसको हमें स्टडी करना है. मान लीजिए सपोज करिए ये ह्यूमन की जीन है, ह्यूमन की कोई जीन है. हम चाहते हैं कि ये जीन हमारी बॉडी में कैसे डेवलपमेंट करती होगी वो हमें सीखना है.
अच्छा, ह्यूमन पे तो हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट की जीन है जिसको हमें स्टडी करना है, इसको उठा के हम एनिमल्स के अंदर डाल देंगे। अच्छा, ऐसा एनिमल क्या बन गया, ट्रांसजेनिक एनिमल। ज्यादातर हम ये माइस में ही ट्रांसफर करते हैं, तो माइस के अंदर ह्यूमन की जीन डाल दी। अच्छा, ये ह्यूमन की जीन माइस में गई, और माइस में जाने के बाद अब ये देखेंगे कि इस जीन ने यहां पर क्या क्या किया, मतलब इस जीन से यहां पर कौन सा आरएनए बना, फिर उस आरएनए से कौन सा प्रोटीन बना, प्रोटीन मतलब कौन सा एंजाइम बना, फिर इस एंजाइम ने किस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, फिर यह प्रोडक्ट कहां यूटिलाइज हुआ, और उस प्रोडक्ट की वजह से क्या चेंजेस आए। मतलब इस जीन की वजह से अल्टीमेटली इस माइस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसको हमें स्टडी करना था, और इसको स्टडी करने के लिए हमने ये ट्रांसजेनिक माइस बनाए। ह्यूमन पे स्टडी नहीं हो सकती है, इसीलिए हम लोग जीन को उठा के माइस में ट्रांसफर करते हैं। माइस कुछ बोलते भी नहीं है, तो बड़े आसानी से हम जीन ट्रांसफर कर लेते हैं, और आसानी से हम स्टडी कर सकते हैं कि ये जीन कैसे कैसे वर्क करती है। तो किसी भी जीन की क्या फिजियोलॉजी है, कैसे वो डेवलपमेंट करती है, उसको पता करने के लिए हम ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर। जैसे हमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को स्टडी करना है, तो वही सिंपल, उसके जीन को उठा के माइस में डाल दो। अच्छा, इसी तरह से ट्रांसजेनिक माइस का बड़ा फायदा होता है स्टडी ऑफ डिजीज। मान लीजिए किसी भी डिजीज को स्टडी करना है, कोई डिजीज है, डिजीज को क्योर करने से पहले हमें उसको स्टडी तो करना पड़ेगा कि ये डिजीज होती कैसे। अच्छा, मान लीजिए कोई कैंसर कोजिंग जीन है, कैंसर कोजिंग जीन है, अब हमें यह देखना है कि ये जीन कैंसर कैसे कराती है, तो क्या उस जीन को उठा के ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नहीं, ह्यूमन पे तो हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, और कोई अपने अंदर कैंसर होने भी नहीं देगा। तो उस जीन को उठा के अब क्या करें, माइस में डाल दो, माइस कुछ बोलता ही नहीं, तो माइस के अंदर जीन ट्रांसफर करेंगे, और उससे हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिजीज कैसे कैसे काम करती है, और उसी के रिस्पेक्ट पे फिर हम मेडिसिन बनाते हैं। तो डिजीज को स्टडी करने में ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स यानी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं कौन कौन से डिजीज के लिए, लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अर्थराइटिस, अल्जाइमर। तो इन डिजीज को स्टडी करने के लिए ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया गया है। क्लियर, दो यूज समझ में आए। ट्रांसजेनिक एनिमल का पहला यूज, जीन की कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे फिजियोलॉजी काम करती है उनकी, वो समझना, डिजीज को स्टडी करना। थर्ड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल से हम कई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ह्यूमन के फायदे के लिए काम में लिए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने से एनिमल को फायदा नहीं होता, हम अपने फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि इनसे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ह्यूमन का फायदा करेगा। इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में से कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये बड़ा फेमस प्रोडक्ट है। ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस किया गया था ट्रांसजेनिक शीप के अंदर। ट्रांसजेनिक शीप, ये बच्चों से ट्रांसजेनिक शीप है, इसके अंदर जीन डाल दी गई थी। अच्छा, अब ये जो ट्रांसजेनिक शीप है, इसके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस होता था। अब वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इस शीप के काम में नहीं आता था, इसमें से उस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को बाहर निकालते थे और ये ह्यूमन के फायदे में काम में लेते थे। बात आती है कहां काम में लिया जाता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज होता है टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ये बच्चों एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो इस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है। और इसी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का आज के टाइम पर और भी यूज होने लग गए। सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेंट टू ट्रीटमेंट, मतलब इसी का ही और चीजों में ट्रीटमेंट में भी काम में लिया जा रहा है, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनके अंदर भी इसका रोल देखा जा रहा है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कहां बनाया गया था, ट्रांसजेनिक शीप में। यूज किया है एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट है, तो यह सब बहुत अच्छे से याद रखना। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, और कहां बनाया गया था, ट्रांसजेनिक शीप के अंदर इसको डेवलप किया गया था। तो यह एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। अच्छा, इसी तरह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ही अगला बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेते हैं, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। अच्छा, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, इट वॉज प्रोड्यूस इन फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। ये बच्चों ट्रांसजेनिक काउ रोजी के अंदर डेवलप किया गया था। ये बच्चों यहां रोजी, ये काउ है, इसके अंदर जीन डाली गई थी, और जीन डाली गई तो इससे फायदा यह हुआ कि ये जो काउ है, इससे जो मिल्क ऑब्टेंट होता था, इस मिल्क के अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता भी है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम क्या है बच्चों, रोजी। और रोजी के अंदर किसका डेवलपमेंट किया गया, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन।
रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, मतलब इससे जो मिल्क प्रोड्यूस होता था कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, और क्वांटिटी भी याद रखना 1 लीटर मिल्क के अंदर 2.4 ग्राम, मतलब 1 लीटर मिल्क है उसके अंदर 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टोएल्बुमिन मिलता है। अब बात आती है मिल्क के अंदर ये जो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन था इसका फायदा क्या है। अच्छा, ये अल्फा लैक्टोएल्बुमिन छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट मिल्क है, तो यहां पर इसका फायदा, दिस मिल्क न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज, तो छोटे बच्चों के लिए मिल्क बहुत बेनिफिशियरी है देन नेचुरल काउ मिल्क। तो जो नेचुरल काउ मिल्क होता है उसके कंपेयर में देखें तो इसका मिल्क ज्यादा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा लैक्टोएल्बुमिन होता है। अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मल काउ के मिल्क में यह क्यों नहीं होता? हां, नॉर्मल काउ के मिल्क में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर इसकी जीन नहीं है, लेकिन इनके अंदर जीन डाल दी गई तो इनसे जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ उसमें अल्फा लैक्टोएल्बुमिन होता है। अच्छा याद रखना 2.4 ग्राम, क्वांटिटी भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक बार तो ऐसे स्टेटमेंट आया था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो का नाम रोजी है, बफेलो नहीं काऊ का नाम रोजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं, तो बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना, ट्रांसजेनिक काऊ उसका नाम रोजी था। क्लियर? तो यह भी नोट करिएगा। अच्छा, यह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम समझ रहे थे। ट्रांसजेनिक एनिमल का फोर्थ यूज होता है वैक्सीन सेफ्टी। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई वैक्सीन बनाई है सिखाने के लिए, कि जैसे पोलियो वैक्सीन बनाई गई, किसी कंपनी ने पोलियो वैक्सीन बनाई। अब जो वैक्सीन बनती है ऐसा नहीं कि उसको बनते ही डायरेक्ट यहां पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। बात आती है ट्रायल कहां करें, तो इसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे बेस्ट होते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं, और ट्रांसजेनिक माइस किसके लिए बनाए गए थे? पोलियो वैक्सीन का पता करने के लिए। अब वहां क्वेश्चन ऐसे आएगा, पोलियो वैक्सीन एरो करके लिख देंगे ट्रांसजेनिक माइस, तो बिल्कुल सही होगा। यह बच्चों जैसे पोलियो वैक्सीन है, अब इस पोलियो वैक्सीन में 100% सेफ है या नहीं चेक करना है, तो इसके लिए ट्रांसजेनिक माइस बेस्ट होता है। अच्छा, इसी तरह से केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स काम में लिए जाते हैं। अच्छा, दिस इज नॉन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए, ये ट्रांसजेनिक एनिमल टॉक्सिक के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। हल्का सा भी टॉक्सिन है तो वो ये पता कर लेते हैं। समझिएगा इसको ऐसे, मान लीजिए कोई केमिकल है या कोई वैक्सीन है, मान लीजिए पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो वैक्सीन ही है, इस वैक्सीन के अंदर या केमिकल के अंदर टॉक्सिक प्रेजेंट है, लेकिन टॉक्सिन की क्वांटिटी बहुत 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 कम है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में इसके अंदर टॉक्सिन है, बहुत कम क्वांटिटी में है। अब बच्चों हुआ क्या, हां इसके अंदर टॉक्सिक है लेकिन बहुत कम है, लेकिन हमें तो चेक करना है कि ये 100% सेफ है या नहीं। चेक करने के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल माइस के अंदर इसको ट्रांसफर किया। अब नॉर्मल माइस की खास बात यह होती है कि इनका खुद का भी अपना इम्यून सिस्टम काम करता है, और इम्यून सिस्टम काम करेगा तो ये यहां पर इन टॉक्सिक के लिए लेस सेंसिटिव होंगे, मतलब जो टॉक्सिक होगा उसके लिए ये लेस सेंसिटिव होंगे, ज्यादा इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, और इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो थोड़े बहुत टॉक्सिन को तो सहन कर जाएगा, और टॉक्सिन को सहन कर गया तो यहां पर कुछ भी सिम्टम अपीयर नहीं हुए, नो सिम्टम्स। और जब सिम्टम नहीं अपीयर हुए तो हमें तो लगेगा कि केमिकल 100% सेफ है, लेकिन ये 100% सेफ नहीं था, टॉक्सिक तो था। अच्छा, ये टॉक्सिक चीज नॉर्मल एनिमल पे पता नहीं चलती या नॉर्मल माइस पे पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काम करता है, ये इन टॉक्सिक के लिए लेस सेंसिटिव होते हैं। अब इस चीज को 100% चेक करने का बेस्ट तरीका ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करें। इस केमिकल को उठा के ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डालो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इम्यून सिस्टम एकदम डाउन कर देते, नॉकआउट कर देते। इसके लिए वर्ड बोला जाता है नॉकआउट, मतलब इम्यून सिस्टम एकदम हटा दिया जाता है। अच्छा, ये इन टॉक्सिक के लिए मोर सेंसिटिव होते हैं। अगर इसमें हल्का सा भी टॉक्सिन है तो ये कुछ ना कुछ सिम्टम अपीयर करेंगे, यानी यहां सिम्टम दिखने लगेगी, और अगर सिम्टम अपीयर हो गए तब तो हम समझ लेंगे ये केमिकल 100% सेफ नहीं है, क्योंकि सिम्टम दिख रहे। अच्छा, इस केमिकल को हमने 100% सेफ क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहां सिम्टम दिख रहे थे। यह बात हमने नॉर्मल एनिमल में चेक किया, ट्रांसजेनिक में चेक की। अच्छा, नॉर्मल में क्यों चेक नहीं करते? हां, नॉर्मल में इसलिए चेक नहीं कर पाते क्योंकि इसका खुद का इम्यून सिस्टम होता है, थोड़े बहुत टॉक्सिन को तो वो सहन कर जाता है। सेम प्रोसेस पोलियो वैक्सीन में भी की जाती है।
मतलब जो भी वैक्सीन बनाई जाती है उनमें भी यही प्रोसेस की जाती है, उनके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए। तो ध्यान रखना, वैक्सीन पता करना, केमिकल पता करना, इसके लिए बेस्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करें। जो बात यहां पर आपको समझे, क्लियर हुई? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मैंने बच्चों आप लोगों को 5 बेनिफिट समझा है। कम से कम इनकी हेडिंग तो आप अच्छे से याद रखें। 5 में पहला क्या बताया? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सेकंड स्टडी ऑफ डिजीज, थर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसमें दोनों केस याद रखना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन अल्फा लेक्टेल्बोबिन, दोनों केस इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोर्थ आता है वैक्सीन सेफ्टी और फिफ्थ आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दोनों का वैसे कंसेप्ट सेम ही है, बात समझ में? इसको भी चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा और यह भी नोट कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही अगला कंसेप्ट आता है एथिकल इश्यू। एथिकल इश्यू क्या होते? जब हम बच्चों किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं, जैसे हमने प्लांट में जीन ट्रांसफर की, एनिमल में जीन ट्रांसफर की, तो जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं तो इससे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट हमने डेवलप किए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में यही किया जाता है, जीन पहुंचाते हैं ऑर्गेनिज्म में, इससे एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाते हैं। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जब हम एनिमल या प्लांट में जीन पहुंचाते, मान लीजिए इस एनिमल में हमने जीन पहुंचाई और ये जो जीन थी कुछ ऐसे यहां पर उसने साइड इफेक्ट किए कि इससे इस एनिमल की डेथ हो गई, तो क्या हमने बहुत अच्छा काम कर दिया? कई बार जैसे हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए शीप के अंदर, काऊ के अंदर, पिग के अंदर जीन पहुंचाते और कई बार उन ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन डेथ भी हो जाती है। और डेथ हो गई तो क्या हमने बहुत अच्छा काम कर दिया? नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो बायोटेक को कहीं ना कहीं हमें इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म में ना हो, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान ना हो, यानी हमें एथिकल तरीके से सोचने की जरूरत है। यानी बायोटेक के अंदर एथिकल इश्यू एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार हम बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, अब प्लांट तो बन जाते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग जीन डालते हैं, वो टॉक्सिक होती है। जैसे हम क्रायोजीन डालते हैं, इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन बनाती है वो। अब इसका प्रोडक्ट मान लीजिए किसी एनिमल ने खाया और उसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह नुकसानदायक था, 100% सेफ नहीं था। तो जो बायोटेक से हमें फायदा मिलता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है। बायोटेक का फायदा क्या है? प्रोडक्शन बढ़ता है, इससे हम लोग कई सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत फायदे हैं। लेकिन नुकसान भी है कि नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी कई बार हार्म हो जाता है। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी एथिकल तरीके से सोचने की जरूरत है। यानी बायोटेक से हम फायदा उठाए, लेकिन बिल्कुल एक कंट्रोल वे में, रेगुलेशन के साथ ये काम करना चाहिए। क्लियर? एथिकल इश्यू इसी चीज के लिए, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। मतलब हम इन ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट तो करें, लेकिन रेगुलेशन के साथ काम करें। रेगुलेशन से मतलब ऐसा काम ना करें जिससे कि इन ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो, एनवायरमेंट को नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करना है। तो इसीलिए सम एथिकल स्टैंडर्ड इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और इन एथिकल स्टैंडर्ड को कंट्रोल कर, एथिकल स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इंडिया के अंदर एक कमिटी बनाई गई है। उस कमिटी का नाम मैंने आपको पहले भी बताया, GESE। फुल फॉर्म बोलो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, यह नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो बच्चों इस GESE का फुल फॉर्म ही पूछा गया है एग्जाम में। GESE कई बार क्वेश्चन आ गया। GESE का काम क्या है? इन ट्रांसजेनिक एनिमल, जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल या प्लांट को पूरी तरह से कंट्रोल करना, इनकी चेकिंग करना कि यह कहीं नुकसानदायक तो नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बना है और यह हार्मफुल है, इसमें टॉक्सिक चीज है, तो इस कमिटी के पास पूरा राइट होता है कि यह इस प्लांट को बैन कर दे। इंडिया के मार्केट में सेल ही नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेगा। और बढ़िया भी यही है, जैसे एक बीटी ब्रिंजल बनाया गया था इंडिया में, लेकिन वो 100% सेफ नहीं था, टॉक्सिक था, तो GESE की कमिटी ने उसको बैन कर दिया। तो तब से वो बीटी ब्रिंजल कभी बच्चों इंडिया के मार्केट में दिखाई नहीं। इनको बैन करने का हक GESE के पास है। तो GESE करती क्या है? GESE विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडेशन ऑफ GM रिसर्च, जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च, और उसकी सेफ्टी के बारे में हमें बताती है और उसको कंट्रोल भी करती है। ये जो बातें मैंने आपको समझाई, ये सब ध्यान रखना। एथिकल इश्यू क्या होते समझ में आया? एथिकल इश्यू का सिंपल सा मतलब बायोटेक को इस तरह से परफॉर्म करना कि दूसरे को हार्म ना हो, रेगुलेशन के साथ काम करना है। और यह कंट्रोलिंग कौन कराता है? GESE। आप लोग ये नाम अच्छे से याद रखें। क्लियर?
तो एथिकल इश्यू क्या होते हैं, इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर पे आता है बायो पेटेंट। पेटेंट बच्चों एक तरह का राइट होता है, एक तरह का अधिकार है जो किसी भी साइंटिस्ट को उसके इन्वेंशन के लिए, उसकी डिस्कवरी के लिए दिया जाता है। मान लीजिए उसने किसी चीज को डिस्कवर किया है, तो साइंटिस्ट को पूरा राइट है, उसको पूरा अधिकार दिया जाता है कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया या उसने जो भी इन्वेंशन किया, कोई दूसरा उसका मिसयूज ना करे। जैसे बच्चों ऐसे समझेगा, आप बहुत ध्यान समझना। मान लीजिए एक एग्जांपल समझाता हूं। किसी साइंटिस्ट ने इस तरह से कोई एक बल्ब बनाया है, ये ऐसा कोई बल्ब बनाया। ये जो बल्ब है, प्रेजेंट टाइम के जितने भी बल्ब है उनसे सबसे सुपीरियर बल्ब बना। बहुत अच्छा बल्ब, इसने बहुत अच्छा बल्ब यहां पर बनाया गया है। काफी टाइम तक ये मेंटेन रहता है, खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा बल्ब, लाइट भी कम कंज्यूम करता है, मतलब बहुत अच्छा था। तो अब साइंटिस्ट क्या करेगा, उसने ये जो बल्ब बनाया है इसे अपने नाम पर पेटेंट करा लेगा। पेटेंट मतलब उसका इस पर राइट हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। अब सपोज करो इस बल्ब को अगर उस साइंटिस्ट ने पेटेंट नहीं कराया तो प्रॉब्लम क्या होगी, कोई भी दूसरी कंपनी जिस प्रोटोकॉल से साइंटिस्ट ने इस बल्ब को बनाया था उस प्रोटोकॉल को चुरा लेती है, और चुराने के बाद इस बल्ब को बनाती है, मार्केट में लॉन्च करती है और पैसा कमाती है। इससे उस साइंटिस्ट को कुछ नहीं मिलता। तो साइंटिस्ट को उसकी वैल्यू के लिए, या कहें तो उसकी रिसर्च का पूरा फायदा मिले, इसी के लिए पेटेंट टर्म अप्लाई की जाती है। यह पेटेंट हर तरह की फील्ड में मिलते हैं, चाहे वो फिजिक्स की फील्ड हो, केमिस्ट्री की फील्ड हो, चाहे वो बायोलॉजी की फील्ड हो। तो बायोलॉजिकल रिस्पेक्ट में पेटेंट हो तो उसको हम बायो पेटेंट नाम दे देते हैं। तो बायो पेटेंट होता क्या है, अ पेटेंट इज अ राइट, ये एक राइट है, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है ताकि इसका कोई भी कमर्शियल यूज बिना उस साइंटिस्ट की परमिशन के नहीं कर सकता। हां, अगर कोई कंपनी चाहती है कि इस बल्ब को मार्केट में बेचे तो साइंटिस्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल परमिशन देगा, और साइंटिस्ट भी परमिशन तभी देगा कि जितना भी आप पैसा कमाओ उसका कुछ हमें जरूर पहुंचाए। अरे बात समझ में, पेटेंट के ये फायदे होते हैं। अच्छा, पेटेंट का एक और बड़ा फायदा होता है, इस पेटेंट के जो लॉ है, इसके जो रूल्स होते हैं, इसकी वजह से कोई दूसरी कंट्री अपने यहां की बायो रिसोर्सेस, अपने यहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सक पाए, मतलब उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। अपने यहां पे बहुत अच्छी अच्छी डाइवर्सिटी है, तो इसका कोई दूसरी कंपनी या कहें दूसरी कंट्री इसका मिसयूज ना कर पाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बायो पेटेंट रिक्वायर्ड होता है। ये बायो पेटेंट किस किस रिस्पेक्ट में ग्रांट किए जाते हैं, जैसे कोई इन्वेंशन, मान लीजिए कोई नया प्लांट बनाया है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं, कोई नई इन्वेंशन या कोई टेक्निक बनाई है, उसके रिस्पेक्ट मिल सकते हैं। पुराना जो इन्वेंशन था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसके रिस्पेक्ट मिल सकते हैं। कोई प्रोसेस ऐसी बनाई गई जिससे हम प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट बनाया गया है, कोई डिजाइन बनाई गई है, उसके रिस्पेक्ट में पेटेंट दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, पेटेंट क्या है, पेटेंट एक राइट है जो साइंटिस्ट को उसकी डिस्कवरी के लिए दिया जाता है। नीट में बच्चों एक बार यही आ गया था, बायो पेटेंट पर यह लाइन पूछ ली गई थी, यह लाइन कि लॉ, ऐसे लॉ एंड रूल्स जो कि बायो रिसोर्सेस के एक्सप्लॉयटेशन को रोकते हैं, उन लॉ को क्या कहा जाता है, तो बायो पेटेंट कह सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बायो पेटेंट का फायदा तो है, लेकिन कई बार इस पेटेंट का मिसयूज हो जाता है। पेटेंट से फायदे तो है, लेकिन कई बार इसका मिसयूज हो जाता है, और उसी मिसयूज को कहा जाता है बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब चोरी। बायोलॉजिकल चीजों को कई बार चुरा लिया जाता है, उनको बायो पायरेसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री ये क्या करती है, दूसरी कंट्री के चीजों को ऐसे चुरा लेती है। अब ये कैसे चुराते समझाऊंगा मैं आपको। तो ऐसे दूसरे कंट्री की चीजों को ऐसे चुरा लेना, इसी को हम बायो पायरेसी कहते हैं। बायोलॉजिकल चीजों को चुराना, इसी को बच्चों क्या नाम दिया जाता है, बायो पायरेसी दिया जाता है। यह पायरेसी कैसे हो जाती है, यह एक तरह से पेटेंट का ही एक तरह से कह सकते हैं मिसयूज है, पेटेंट का मिसयूज है। बायो पायरेसी कैसे होती है उसको मैं आपको समझाता हूं। यह बच्चों डेवलप्ड कंट्री, जैसे हम अमेरिका की बात करें, यह डेवलप्ड कंट्री होती है। इन डेवलप्ड कंट्री की खास बात क्या है, रिच फाइनेंशियली, मतलब इनके पास पैसा बहुत है, जैसे अमेरिका के पास। इनके पास पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी वैरायटियां इनके यहां नहीं मिलती है। अच्छा, इनके पास कोई पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, मतलब ये पैसे वाले तो बहुत है, लेकिन इनके यहां बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली पुअर होते हैं, इतने पैसे वाले नहीं है, लेकिन फायदा क्या है,
यहां पर डायवर्सिटी बहुत अच्छी है, यहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत अच्छा है। यानी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर डायवर्सिटी बहुत अच्छी है, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत अच्छा है। अब होता क्या है, हमारे यहां पर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज है, प्लांट की बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज हैं, कई सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है इंडिया को या एक तरह से कहीं डेवलपिंग कंट्री को पहले पेटेंट का इतना नॉलेज नहीं था, तो होता क्या था, डेवलप्ड कंट्री क्या करती थी, इन डेवलपिंग कंट्रीज की वैरायटी को ले जाती थी। मतलब जैसे इंडिया की वैरायटी को अमेरिका ले गई और वहां ले जाने के बाद इसे अपने नाम पर पेटेंट करा लेती थी। बताओ, वैरायटी किसकी, इंडिया की, किसने पेटेंट करा ली, अमेरिका ने। और अमेरिका ने अगर पेटेंट करा ली तो इस पे अमेरिका का राइट हो जाता है, और अमेरिका का राइट हो गया तो इंडिया में इन वैरायटी को अगर आप सेल आउट भी कर रहे, परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ेगी। मतलब चीज हमारी और परमिशन हमें अमेरिका से लेनी पड़ रही है, तो हमारी चीजों की चोरी हो गई, और इसी चोरी को बायोपायरेसी कहा जाता है। इसी को बायोपायरेसी, एक तरह से पेटेंट का मिसयूज कर लिया, क्योंकि हमें पेटेंट पहले इतना पता नहीं था, तो इसी पेटेंट का मिसयूज करके यह बायोपायरेसी की जाती है। तो ये बच्चों इस तरह से जो डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री क्या करती है, हमारी चीजों को ऐसे चुरा के ले जाती है, इस तरह से चुरा के ले गई, यानी अपनी चीजों की इन्होंने पायरेसी कर दी। इस पायरेसी का एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी देखा गया है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले तो समझ में आए, बायोपायरेसी मतलब बायोलॉजिकल चीजों को चुरा लेना पेटेंट का मिसयूज करके। इस बायोपायरेसी का एक बहुत अच्छा केस मैं आपको लेता हूं, समझाता हूं। यहां पे बायोपायरेसी, अच्छा पहले होता क्या, डेफिनेशन लिख लीजिए। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट रेगुलेशन। अच्छा, बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी ऑथेंटिक परमिशन के चीजों को चुराना, यही बच्चों बायोपायरेसी कहलाता है। इस बायोपायरेसी का में एक ये टर्म आ चुकी है एग्जाम में। एग्जाम में क्या करते हैं, इतनी बड़ी हेडिंग पूरी लिख लेते हैं और पूछते हैं बताइए इसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे बच्चों, बायोपायरेसी कहा जाता है। यह सब आ चुका है नीट में, ये टर्म पूछी जा चुकी है, तो आप ये ध्यान रखें। बायोपायरेसी का एक बहुत अच्छा केस मैं आपको समझाता हूं, बासमती राइस के केस में। इंडिया के अंदर राइस की बहुत सारी वैरायटी है, मतलब द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर राइस की सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, क्लियर। इनमें से बासमती राइस की बात करें तो 27 वैरायटीज है, मतलब इतनी सारी वैरायटीज में बासमती, केवल बासमती में ही बहुत सारी वैरायटीज आ गई, 27 वैरायटीज होती है, क्लियर। अब जो अपने यहां का जो बासमती राइस था, इसको अमेरिकन कंपनी ने चुरा लिया था। एग्जैक्टली हुआ क्या था, 1997 के आसपास की बात है। ये बच्चों इंडिया का बासमती राइस है, ये बासमती राइस। अब बच्चों हुआ क्या, इंडिया के इस बासमती राइस को अमेरिकन कंट्री ने क्या किया, अमेरिकन कंपनी ने, इस अमेरिकन कंपनी ने इसको अमेरिका ले गए। मतलब ये यहां पर इंडिया का बासमती राइस था, ये इंडिया का बासमती राइस, बताओ कहां पहुंच गया, अमेरिका। अब बच्चों इस इंडियन वैरायटी का इन्होंने, इनके यहां पर जो वैरायटी थी, इनके यहां जो वैरायटी थी यानी अमेरिकन राइस जो वैरायटी थी, दोनों का आपस में क्रॉस कराया, और क्रॉस करने के बाद न्यू वैरायटी बनाई, नई वैरायटी बनाई, और ये जो नई वैरायटी बनाई इसको पेटेंट करा लिया। फिर से बताता हूं क्या किया, इंडियन वैरायटी जो थी, अमेरिकन कंपनी उसको अमेरिका ले गई, अमेरिकन वैरायटी के साथ वहां पे क्रॉस कराया, नई वैरायटी बनाई, और ये जो नई वैरायटी बनाई उसको पेटेंट करा लिया। और पेटेंट भी ऐसे कराया कि पूरा प्रोसेस ही पेटेंट करा लिया, पूरा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में इंडिया की वैरायटी भी यूज हुई, तो इंडिया की वैरायटी उस पेटेंट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी वहां पर उस कंपनी के नाम पे हो गई। मतलब पेटेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये एक तरह से अमेरिका की हो गई। अब इंडिया में इसका कोई चीज बेचते हैं तो परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ती है, यानी हमारी वैरायटी की इन्होंने चोरी कर ली, और ये चोरी उन्होंने वही पेटेंट के बेसिस पर ही की थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑफ न्यू बासमती राइस, ये जो नया वैरायटी बनाई थी उसको उन्होंने पेटेंट कराया था, क्लियर। अच्छा, दिस न्यू वैरायटी कैसे बनाई गई थी, बासमती हैड एक्चुअली बीन डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन बासमती वाज क्रॉस विथ सेमी ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ इन्होंने क्रॉस करके इसको डेवलप किया था। तो इस तरह से इंडियन वैरायटी, बासमती वैरायटी का बायोपायरेसी की गई थी। अच्छा, इसी तरह के सेम प्रोसेस अलग अलग वैरायटी के लिए भी किए गए, जैसे बच्चों टर्मेरिक के लिए किया गया है, नीम के लिए भी किया गया है। अगर बच्चों हम इसी तरह सोते रहे
तो हमारे यहां की जो अच्छी अच्छी वैरायटी है ये दूसरी कंट्री वाले अपने नाम पे कर लेंगे। यानी कहीं ना कहीं इस बायोपायरेसी को रोकना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं रुकी तो हमारे यहां की सारी वैरायटी अदर कंट्रीज के नाम हो जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब बात आती है इस बायोपायरेसी को कैसे रोका जाए। मतलब ये जो बायोपायरेसी हो रही है, इस बायोपायरेसी को कैसे रोका जाए। इसको रोकने के लिए हाउ टू कंट्रोल बायोपायरेसी, इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। मतलब पेटेंट के जो रूल थे उनको बदला गया है और ये चेंजेस किए गए थे सेकंड पेटेंट बिल के अंदर, मतलब सेकंड अमेंडमेंट किए गए थे। इनमें बच्चों इस तरह के रूल बनाए गए हैं कि इंडिया की कोई भी वैरायटी अदर कंट्री वाला नहीं लेके जाएगा, ले जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेके जाएंगे कि इसका आप कभी मिसयूज ना करे और इसको कभी भी अपने नाम पर पेटेंट ना कराए। काफी कुछ इसमें चेंजेस किए गए और ये क्यों किए गए, ताकि पेटेंट को या बायोपायरेसी को रोका जा सके। तो बायोपायरेसी को रोकने के लिए यहां पर इस तरह के सेकंड पेटेंट बिल के अंदर चेंजेस किए गए। जो बात मैंने आपको समझाई क्लियर हुई। हमने अभी क्या क्या समझा उसको एक आउटलाइन फिर से देता हूं। एथिकल इश्यू समझ में आया। ये जो छोटे मोटे टर्म हैं ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने समझा एथिकल इश्यू, बायोटेक का कभी भी इस तरह से यूज नहीं करना कि दूसरे को हार्म हो। इसको कंट्रोल करने वाली कमिटी GESC। बताओ पेटेंट क्या होता है, एक राइट होता है जो साइंटिस्ट को उसकी डिस्कवरी के लिए दिया जाता है या किसी भी वैरायटी को अपने नाम पर करने के लिए कि मिसयूज ना करे कोई, तो पेटेंट कराते थे। लेकिन इस पेटेंट का भी मिसयूज हो गया, क्या बन गई, बायोपायरेसी। और उस बायोपायरेसी को कंट्रोल करने के लिए सेकंड अमेंडमेंट किए गए थे पेटेंट बिल के अंदर। जो बातें यहां समझाएगी क्लियर हुई अच्छे से, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्पेशल पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन को मैं एक तरह से कह सकता हूं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में बायोटेक का एप्लीकेशन। हम बायोटेक के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में समझ चुके हैं, मेडिकल फील्ड में समझ चुके हैं, ये एक तरह से इन्वायरमेंटल फील्ड में है। बायो रिमेडिएशन ये टर्म हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी लिखी थी। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है समझिए। बायो रिमेडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है दैट एम्प्लॉय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, जैसे माइक्रोब्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। किस रिस्पेक्ट में करना है, टू रिमूव पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए। मतलब इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट आ गए उनको हटाने के लिए हम बायोलॉजिकल चीजों का यूज करेंगे और इसी को कहा जाता है बायो रिमेडिएशन। सिंपल सा मतलब बायोलॉजिकल चीजों से पॉल्यूटेंट को रिमूव करना, यही बायो रिमेडिएशन है। इस बायो रिमेडिएशन को कैसे किया जाए, इसका एक बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा, इसे सुपर बग के नाम से भी जानते हैं या इसको ऑयल ईटिंग बग के नाम से भी लिखा जाता है। अच्छा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा की खास बात क्या है, यह स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक तो बच्चों इसका मेन डीएनए होता है और मेन डीएनए के अलावा इसमें एक छोटा डीएनए और है और इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। अच्छा, यह प्लाज्मिड इसमें अलग से इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इसमें अलग से प्लाज्मिड को डाला गया था। इस प्लाज्मिड की खास बात यह थी कि इसमें ऐसी जीन डाली गई है जो ऑयल को डिग्रेड करते हैं। अब बात आती है ऑयल डिग्रेडिंग जीन कौन कौन सी है, तो वो ऑक्टेन वाली होती है, नैप्थलीन वाली होती है, जाइलिन वाली होती है, कैम्फर। तो ये जीन्स को डाला गया। अच्छा, इनमें से क्या किया गया, कुछ प्लाज्मिड में से यानी कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से ऑक्टेन की जीन को लिया गया, कुछ में से NH की जीन को लिया, कुछ में से जाइलिन की जीन को लिया, फिर इन सबको आपस में कंबाइन करके यह प्लाज्मिड तैयार हुआ और इस प्लाज्मिड को उठा के स्यूडोमोनास प्यूटिडा में डाल दिया गया। अच्छा, ये सब काम करने वाले साइंटिस्ट थे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। मतलब एक तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड ही है क्योंकि इसमें अलग अलग बैक्टीरिया की जीन, अलग अलग प्लाज्मिड की जीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर। अच्छा, ये जो सुपर बग है इसका फायदा क्या है, मतलब ये जो स्यूडोमोनास प्यूटिडा इसका फायदा क्या है। मान लीजिए बच्चों ये बड़ा सा ओशियन है, समुद्र है, इसके अंदर कई बार ऐसे बड़े बड़े शिप जाते हैं, समुद्र के अंदर आप जाते हैं, बड़े बड़े से जहाज चलते रहते हैं। जब ये बच्चों जहाज जाते हैं तो कई बार इनके अंदर लीकेज हो जाता है। जैसे ऑयल को ट्रांसफर कर रहे थे, ऑयल का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लीकेज हो जाता है। तो लीकेज होने की वजह से ऐसे सी की सरफेस के ऊपर ऑयल की लेयर फैल जाती है। यहां बच्चों ऐसे ऑयल की लेयर फैल गई, मतलब ऐसे समुद्र की सतह पे ऑयल की एक लेयर फैलती है और ये लेयर छोटी मोटी नहीं,
कई किलोमीटर्स तक फैलती है। अब इससे क्या नुकसान है? हां, ऑयल की लेयर फैल जाएगी तो यहां जो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑर्गेनिज्म यहां ग्रो करते थे, अब वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इस ऑयल की लेयर को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। बात आती है इसको कैसे हटाए, तो इसको हटाने के काम ये स्यूडोमोनास पुटिडा करता है। स्यूडोमोनास पुटिडा को यहां इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब ये क्या करता है, इन ऑयल को डिग्रेड कर देता है। मतलब यहां से ऑयल डिग्रेड, ऐसे बच्चों यहां से क्या करेगा, ऑयल को डिग्रेड करता जाएगा। अच्छा, ये ऑयल की लेयर यहां से हट जाएगी और ऑयल की लेयर हट गई तो यहां पे ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव करेंगे। तो एग्जैक्टली स्यूडोमोनास पुटिडा करता क्या है, ऑयल को रिमूव करने का काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑयल ईटिंग बग। क्लियर? दिस बैक्टीरिया वुड क्लीन द ऑयल को हटाने का काम करता है। और खास बात, दिस बैक्टीरिया हैव बीन इंजीनियर्ड या मॉडिफाइड बाय डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। अच्छा, ही ट्रांसफर्ड 4 टाइप ऑफ जीन, इसमें 4 तरह की जीन डाली गई थी। कौन कौन सी थी? ऑक्टेन, जाइलेन, कैम एंड एनएच की जीन। बात समझ में? तो बायो रिमेडिएशन का मतलब बताओ, बायोलॉजिकल चीजों से पॉल्यूटेंट को हटाना, इसी को बच्चों बायो रिमेडिएशन कहा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्यूडोमोनास पुटिडा। ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो बायो रिमेडिएशन कैसे किया जाता है, ये भी बच्चों हमने यहां समझा। यहां पर आकर हमने बायोटेक के क्या क्या एप्लीकेशन है, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है और जो स्टैंडर्ड एग्जांपल और भी है, वो सब मैंने आपको समझा दिए। ये जो चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन बच्चों आप लोगों को है बहुत आसान, आपने पढ़ा भी, ये बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने स्टार्टिंग से कहा है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग बच्चों अच्छे से इसको रिवाइज करें, एग्जाम्पल स्पेशली इसमें ध्यान रखें। कुछ एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे तो गोल्डन राइस, याद है सबको? हाँ, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टोमेटो, बीटी वाला केस, इंसुलिन वाला केस, जीन थेरेपी, निमेटोड, स्यूडोमोनास पुटिडा वाला ये केस। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूज, अल्फा 1 एंटीटिप्सिन, याद है अल्फा 1 एंटीटिप्सिन, ह्यूमन अल्फा लेक्टेल्बुमिन जो ट्रांसजेनिक काउ रोजी में बनाया गया था। ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छे से याद रखिए। क्लियर? एक्सरसाइज 2 का बच्चों हम एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो नीट में आ भी चुका है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट इज, मतलब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो हमने प्लांट बनाए, इसको हम कह सकते हैं वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए, उसको बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था। ये इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बच्चों आप इसको सोल्व करो, पहले खुद सोल्व करो कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये अपनी एक्सरसाइज 2 का ही क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको सोल्व करिए। क्या सोल्व सबने, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, जब बच्चों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसमें डाउट भी आपको लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है। पहले तो मुझे बताओ, अगर हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट हमने सीखा था क्यों बनाए जाते हैं। हर्बिसाइड या वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का पर्पस था कि वीडीसाइड डाले तो केवल वीड्स मरे, हमारे मेन प्लांट सेफ रहे। यानी ये बच्चों यहां पर वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए। ये वीडीसाइड रेजिस्टेंट, शॉर्ट में मैंने WR लिख दिया। WR का मीनिंग वीडीसाइड रेजिस्टेंट, ये भी बच्चों वीडीसाइड रेजिस्टेंट। अच्छा, ये वीडीसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट या GM प्लांट बनाए गए। बताओ क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए ताकि हम वीडीसाइड डाले तो केवल वीड्स मरे, हमारे मेन प्लांट सेफ रहे। तो बताइए वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का फायदा क्या है? वीडीसाइड डाले जिससे केवल वीड्स मरे और हमारे मेन प्लांट सेफ रह जाए। अच्छा, वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट अगर बना लिए है तो अब हमें वीडीसाइड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इतना बताओ। वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए है तब तो वीडीसाइड का यूज करेंगे ना, और वीडीसाइड का यूज करेंगे तो इससे केवल वीडी मरेगा। अब यहां ऑप्शन चेक करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड। क्या हम इस हर्बिसाइड का यूज ना करें? अरे वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए तब तो यूज करो ना, अब क्या बुराई है? अरे बात समझ में? तो इसका मतलब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए तब तो वीडीसाइड का यूज करेंगे, ये स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा, इको फ्रेंडली होते हैं ये केमिकल जो होते हैं, मैंने आपको कहा था कि हर्बिसाइड एक तरह का केमिकल ही है, तो ये नुकसानदायक होता है, ये इको फ्रेंडली नहीं होता, ये तो कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है, इको फ्रेंडली नहीं है। रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन द फूड आर्टिकल, अरे यहां रिड्यूस नहीं होगा, ये वीडीसाइड डालेंगे तो ये तो फूड के ऊपर तो एक्यूमुलेट होगा। अब यहां देखिएगा, एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैन्युअल लेबर, बात सही है। अगर हमने वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए तो अब हम वीडीसाइड डालेंगे
और यही वीडीसाइड विड्स को मार देगा। अच्छा, विड्स को इस वीडीसाइड ने मार दिया तो क्या अब यहां पर मजदूरों से क्या इसको हटाने की जरूरत है? नहीं है, मतलब मैन्युअल लेबर का यूज नहीं करना है। तो विदाउट द यूज ऑफ मैन्युअल लेबर हम यहां पर विड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। इन चार ऑप्शन में से आप देखोगे यही वाला करेक्ट बैठा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग थे, लेकिन अब आप लोगों को ये अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया सबको अच्छे से? क्लियर। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। एक्सरसाइज सेकंड में ही सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन्स आर, जो हमने बीटी प्लांट्स बनाए हैं, इन बीटी प्लांट्स बनाने का फायदा क्या है? बीटी कॉटन जो हमने बनाया उसका फायदा क्या है? सोल्व करो बच्चों इस क्वेश्चन को आप। क्या सोल्व सबने? जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो इसमें चेक करते हैं, मुझे बताइए बीटी कॉटन बनाने का पर्पस क्या था हमारा। मान लीजिए ये कोई बीटी कॉटन बनाया गया, तो बीटी कॉटन या बीटी प्लांट बनाने का पर्पस ये था कि इन बीटी कॉटन के ऊपर इंसेक्ट अटैक ना कर पाए, इससे प्रोडक्शन बढ़े। इंसेक्ट अटैक ना करे, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। मुझे बताइए हाई यील्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन क्राई दैट विच किल डायप्टेरिन इन पेस्ट, क्या ये बात सही है? अच्छा मुझे बताइए कॉटन के अंदर हमने किसको हटाया था? सभी जानते हो बॉलवर्म को। कॉटन में हमने बॉलवर्म को हटाया था, और बॉलवर्म याद करो, कॉटन बॉलवर्म लेपिडोप्टेरन्स में आता, ये डायप्टेरन्स कोलेप्टेरन्स में नहीं आता। किस में आता है बच्चों? लेपिडोप्टेरन। अच्छा, यहां पर ये डायप्टेरन को नहीं हटाता, एग्जैक्टली ये तो लेपिडोप्टेरन्स को हटाने का काम करता है, क्योंकि बॉलवर्म तो लेपिडोप्टेरन्स में आता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अच्छा, गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहां डायप्टेरन्स लिखा है। अच्छा, यहां लेपिडोप्टेरन्स होता तो सही हो जाता। अगला देते हैं, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म, बात सही है। बीटी कॉटन का बनाने का फायदा यह था कि बॉलवर्म इस पे अटैक नहीं कर पाए, और जैसे अटैक करेगा वहीं मर जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, लॉन्ग फाइबर इन रेजिस्टेंट टू एफिड, एफिड के लिए तो था ही नहीं, बॉलवर्म के लिए था। मीडियम यील्ड, अच्छा मीडियम नहीं, यील्ड तो यहां बढ़ती है, और लॉन्ग फाइबर ऐसा कुछ था ही नहीं, और ये बीटल वगैरह के लिए भी नहीं था, ये तो किसके लिए था? बॉलवर्म के लिए था। यानी इन ऑप्शन में से आप देखोगे तो सेकंड ही सही है। अब बच्चे इसमें इस फर्स्ट में कंफ्यूज होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते, कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सही है। तो मुझे बताओ फर्स्ट गलत क्यों है? हां, डायप्टेरन्स लिखा है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था? लेपिडोप्टेरन्स होना चाहिए था। समझ गए सब अच्छे से? तो इसका आंसर हम दे सकते हैं आंसर 2। तो यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब बच्चों एक्सरसाइज आप सोल्व करोगे तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको यह भी मिलेगा, बासमती राइस। वो बासमती राइस जो है वो एग्जैक्टली वही गोल्डन राइस की बात कर रहा है। जो गोल्डन राइस बनाया गया था वो कोई और नहीं, बासमती की ही वैरायटी है, मतलब बासमती के अंदर ही जीन को डाला गया था। तो कहीं पर ऐसे गोल्डन राइस या बासमती राइस लिखा जाए तो समझ जाना विटामिन ए इनरिच्ड राइस होगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व भी करें। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर बच्चों जो हम समझने जा रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यह आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो हम समझेंगे। यह चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। इसमें बस हमें यह सीखना है कि माइक्रोब से हमें क्या फायदे हैं। आप लोग सभी जानते हैं माइक्रोब से हमें फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। कई सारी डिजीज आप ऐसे पढ़ते हैं जो माइक्रोब से होती है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, फंगल डिजीज होती है, ये सब बच्चों माइक्रोब्स में आते हैं। तो माइक्रोब से हमें नुकसान बहुत है क्योंकि कई सारी डिजीज होती है, लेकिन माइक्रोब से फायदे भी बहुत है। और कई सारी चीजें तो ऐसी है जो माइक्रोब से बनी है और हम डेली यूज में लेते हैं, जैसे ब्रेड की बात करें, दही की बात करें, पनीर की बात करें, चीज की बात करें, ये सब माइक्रोब से ही तो बनी है। तो माइक्रोब से बनी हुई चीजें हम लोग डेली यूज में लेते भी है। तो माइक्रोब से दोनों कैटेगरी में है, फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। इस चैप्टर के अंदर हम यह समझेंगे कि माइक्रोब से हमें क्या फायदा है। हम यहां बेनिफिट समझेंगे कि माइक्रोब से फायदा क्या क्या होता है, और इनका फायदा हर तरह से, ह्यूमन को तो फायदा ही है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका रोल होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका रोल होता है। तो कहां कहां इसके रोल है वो सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर बहुत आसान है और बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, 1 लेक्चर 2 लेक्चर का चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इससे बच्चों नीट में एक ही लेक्चर का टॉपिक और उससे कई बार 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन तक इसी अकेले चैप्टर से आ गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी में जितना लिखा है उसी में से क्वेश्चन भी आता है, कोई बाहर से भी नहीं आता। तो एनसीईआरटी के अंदर जितना पार्ट है वो सब हम समझेंगे। इसमें बच्चों एनसीईआरटी में जितना लिखा है सब हम समझेंगे, बस एक पार्ट को छोड़कर
सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को इकोलॉजी में पढ़ा दिया जाता है, तो हम उसको छोड़कर बाकी इस चैप्टर को पूरा यहां समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये प्रोटोजोन्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, ऐसे कई सारे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स की खास बात यह होती है कि ये माइक्रोब्स कई जगहों पे मिलते हैं। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो ये प्रेजेंट है एवरीवेयर, मतलब ये सॉइल में है, वाटर के अंदर है, एयर के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है, प्लांट की बॉडी के अंदर है, अदर एनिमल्स में होते हैं। कई जगह तो माइक्रोब्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ज्यादा एल्केलाइन पीएच पे सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब हर तरह के एनवायरमेंट में आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर तरफ आप कहोगे माइक्रोब्स होते हैं। अच्छा, इन माइक्रोब्स की बात करें, आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर कुछ माइक्रोब्स के वहां डायग्राम बना रखे हैं इस तरह से। जैसे ये बैक्टीरिया रोड शेप होता है, जानते हो आप लोग, रोड की तरह दिख रहा है। इसी तरह से ये स्पायरिकल शेप के भी होते हैं माइक्रोब्स में। जैसे ये यहां पर फ्लैजिला की फॉर्म में यहां दिख रहा है रोड शेप बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजिला होता है। ये डायग्राम आप ध्यान रखिए, कई बार इन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका है, तो रोड शेप, ये स्पायरिकल शेप, ये भी है तो रोड शेप, लेकिन इसमें फ्लैजिला ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से यहां पर ऐसे बैक्टीरियोफेज आ जाते हैं। इसी तरह से यहां पर एडिनोवायरस भी आता है। अच्छा, ये एडिनोवायरस कॉज करता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करने का काम करता है। तो एडिनोवायरस का डायग्राम ऐसा होता है, और एडिनोवायरस ये क्या करता है बच्चों, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से ये रोड शेप वाला टोबैको मोज़ेक वायरस, जानते ना टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें आरएनए जीनोम होता है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं, ये इस तरह के दिखते हैं। तो इन डायग्राम को आप ध्यान रखिए, अपने एनसीईआरटी के डायग्राम होते हैं। क्लियर। माइक्रोब्स के क्या क्या यूज होते हैं, इनके यूज में सबसे पहले हम बात करें तो इनका यूज यहां पर हम कह सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब क्या हो सकते हैं, जैसे कर्ड बनाने में हो सकता है, ब्रेड बनाने में हो सकता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। माइक्रोब से हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में यूज है। इन्हीं का बायोगैस प्रोडक्शन में रोल है, इन्हीं का सीवेज ट्रीटमेंट में रोल है, इन्हीं का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में भी रोल है। तो माइक्रोब्स के रोल हर जगह आपको दिख रहे हैं। इनमें से मैं आपको सारे रोल समझाऊंगा, बस ये वाला छोड़कर। सीवेज ट्रीटमेंट हम यहां नहीं समझेंगे, ये आप लोग इकोलॉजी वाले चैप्टर में समझ चुके होते हैं। तो बाकी सारे रोल हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स हमें कैसे फायदा करते हैं और इनसे कौन से प्रोडक्ट बनाए गए, चाहे तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बच्चों हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कर्ड। अच्छा, कर्ड जो होता है इसे हम डेयरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट क्यों? हाँ, क्योंकि बच्चों ये मिल्क से बनता है, और मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उनको हम डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं। कर्ड की बात करें, कर्ड को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाने में काम आता है। जैसे एग्जांपल की बात करें लैक्टोबैसिलस। अच्छा, कर्ड बनता कैसे होगा? तो कर्ड बनाने की प्रोसेस आप सभी जानते हैं। सबसे पहले बच्चों ऐसे मिल्क को गर्म कर लिया जाता है, मिल्क को गर्म कर लेंगे, फिर इसमें जो पुराना कर्ड होता है, पुराना कर्ड कुछ क्वांटिटी में मिला दिया जाता है। पुराना कर्ड क्यों मिलाते हैं? ताकि इससे लैक्टोबैसिलस का यहां इनोकुलम हो जाए। इनोकुलेशन मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। अब बच्चों यहां पर ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने डाला है कर्ड की फॉर्म में, ये लैक्टोबैसिलस अपनी नंबर भी बढ़ाता है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कोगुलेशन करता है, और उसी की वजह से यहां पर एक डेंस मटेरियल तैयार हो जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं कर्ड। तो मिल्क इस तरह से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो कर्ड बनता है, ये जो कर्ड होता है, बात आती है इस कर्ड को हम खाते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होता होगा। कर्ड के अगर हम फायदे की बात करें, अच्छा, लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। कर्ड के सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सबसे मेन सिग्निफिकेंस होता है विटामिन B12 इनमें बहुत अच्छा होता है। मतलब कर्ड के अंदर विटामिन कौन सा बच्चों? B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में। अगर हम कर्ड को खा रहे हैं मतलब अपने अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। इसी का एक बड़ा फायदा होता है, इन आवर स्टोमक लेब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब जो अपने स्टोमक के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। मतलब कर्ड खाने के दो फायदे, पहला फायदा विटामिन B12 कंटेंट अच्छा है, और दूसरा
स्टोमक में हार्मफुल पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। यह बच्चों नीट में आ चुका है। कर्ड में कौन सा विटामिन कंटेंट अच्छा होता है? तो विटामिन B12। आप इसको नोट भी कर लीजिए। अच्छा, इसी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं चीज। अच्छा, चीज की अगर हम बात करें, चीज को कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। यह बहुत ही पुराना फूड आइटम है। इन चीज में एक नाम बड़ा फेमस है, स्विस चीज। स्विस चीज की बात करें तो स्विस चीज बच्चों कुछ इस तरह का होता है। ऐसा चीज स्विस चीज होता है। इसके अंदर आप देख भी रहे होंगे, ऐसे बच्चों आपको होल्स यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। तो इनके अंदर ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं। यह स्विस चीज होता है। इस स्विस चीज को बनाने का काम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया करते हैं। स्विस चीज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, और इस स्विस चीज को बनाने वाला जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी, यह बैक्टीरिया स्विस चीज का फॉर्मेशन करता है। और यह नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन आएगा। स्विस चीज के फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया? क्या नाम लेंगे? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी। और ये एग्जैक्टली क्या है? ये माइक्रोब्स क्या है? बैक्टीरिया है। अच्छा, ये एक तरह का हार्ड चीज होता है, ऐसे हार्ड फॉर्म में रहता है। अच्छा, इस चीज की खास बात क्या है? इस चीज के अंदर आप लोगों को ऐसे लार्ज होल्स देखने को मिल रहे होंगे, और ये होल्स इसलिए दिखते हैं ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्विस चीज के अंदर ऐसे होल्स होते हैं, और ये होल्स कहां से आ जाते हैं? हां, बैक्टीरिया CO2 का प्रोडक्शन करता है, उनसे होल्स आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। अच्छा, इसी में ही अगला आता है रोक्यूफोर्ड चीज। रोक्यूफोर्ड चीज मतलब कुछ इस तरह का चीज होता है। ये रोक्यूफोर्ड चीज होता है। रोक्यूफोर्ड चीज का प्रोडक्शन पेनिसिलिन रोक्यूफोर्ड फंगस से होता है। जैसे इसका फॉर्मेशन बैक्टीरिया से होता है, रोक्यूफोर्ड चीज को बनाने के लिए फंगस काम में ली जाती है, पेनिसिलिन रोक्यूफोर्ड। यह बच्चों एक तरह का सेमी हार्ड चीज होता है। जैसे ये तो हार्ड है, ये सेमी हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, ये चीज में स्विस चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्विस चीज को अच्छे से याद भी रखना है। क्वेश्चन आएगा, स्विस चीज बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? क्या बताओगे? हां, सबका आंसर आना चाहिए। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी, ये एक बैक्टीरिया है। ये ध्यान रखना, ये एक बैक्टीरिया होता है। और यहां पर होल्स क्यों आ जाते हैं? CO2 प्रोडक्शन की वजह से। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसी में ही अगला केस लेते हैं, डॉग। डॉग बच्चों एक तरह का गीला गुथा हुआ आटा होता है, जो इडली डोसा बनाने में काम में लिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक फ्लास्क के अंदर यहां पर ऐसे फ्लर को ले लिया जाता है, आटे को ले लिया गया। आटे को लेने के बाद इसके अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं। अच्छा, वाटर मिक्स कर देंगे तो मान लीजिए ये यहां तक इस तरह से एक यहां पर सॉल्यूशन बना हुआ है। अब इसको ऐसे रखेंगे ताकि हवा के जो माइक्रोब्स है वो इसमें जाएंगे, इसका फर्मेंटेशन करेंगे। अभी ये यहां तक था, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो ये यहां पर ऐसे स्वेल अप हो जाता है। मतलब ये आटा यहां तक था, थोड़े टाइम बाद ऐसे फूल जाता है, और उसके फूलने के पीछे रीजन CO2 प्रोडक्शन। और अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इसी का यूज कर दिया जाता है इसे इडली और डोसा बनाने के लिए। तो डॉग क्या है? डॉग का यूज किया जाता है डोसा और इडली बनाने के अंदर, और इसमें ऐसे यहां पर स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन। पफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ डॉग इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। डॉग मतलब गीला गुथा हुआ आटा है, जो कि इडली और डोसा बनाने में यूज किया जाता है। तो इडली और डोसा जो हम खाते हैं वो भी माइक्रोब से ही बने हैं। हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसका फर्मेंटेशन करते हैं, और इसी से ही ये इतने टेस्टी बनते हैं। अगले नंबर पे यहां पे आता है ब्रेड। ब्रेड की अगर हम बात करें, ब्रेड का फॉर्मेशन बेकर्स यीस्ट के द्वारा होता है। यह बेकर यीस्ट कोई और नहीं, सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। ब्रेड बनाने में कौन सी यीस्ट काम में ली जाती है? तो बेकर्स यीस्ट कहते हैं, क्योंकि यह बेकरी का प्रोडक्ट बनाती है, और इसका एग्जैक्ट नाम सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। अच्छा, खास बात क्या है? होल्स इन द ब्रेड। ब्रेड के अंदर भी आप देखो ऐसे होल्स होते हैं, सभी ने देखे। ये होल भी किसकी वजह से? तो CO2 प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। मतलब ये जो होल्स आते हैं ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन की वजह से। ये नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। ब्रेड बनाने में बेकर्स यीस्ट, सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। अगले नंबर पे आता है टोडी। टोडी एक तरह का बच्चों ये एक ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में बहुत यूज किया जाता है। टोडी, इसको सिंपल लैंग्वेज में कई बार ताड़ी के नाम से भी कहते हैं। अच्छा, ये एक प्लांट से ऑब्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं पाम प्लांट। इस तरह का बच्चों ये एक पाम प्लांट होता है, बड़ा सा प्लांट होते हैं। अच्छा, इन प्लांट के ऊपर ये पर्सन ऐसे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद यहां पर नीचे की साइड में से पोट लगा देते हैं, एक मटकी लगा देते हैं। अच्छा, पोट लगाने के बाद जैसे यहां पर इस तरह से पोट लगा दी। पोट लगाने के बाद क्या किया जाता है
कि यहां इस प्लांट के अंदर एक हल्का सा पोर करते, अब इस पाम प्लांट से यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे सेप गिरता जाता है। प्लांट में आपने देखा होगा कट लगाएंगे तो उसका सेप आइसोलेट होगा, अब ये सेप यहां पर ऐसे भरता जाएगा। अच्छा, जब यहां से बूंद बूंद आती जाएगी तो इससे ये फाइनली पोट भरेगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है और इसी को बच्चों दिन भर ऐसे फर्मेंटेशन करने दिया जाता है और फिर इस तरह का एक ड्रिंक तैयार हो जाता है जिसे हम टोडी कहते हैं। और ये टोडी साउथ इंडिया का बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है और ये टोडी बनाने में भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। क्लियर? इसी तरह से बच्चों माइक्रोब्स का यूज फर्मेंटेट करने में किसको, फिश को, सोयाबीन को, इन सबके फर्मेंटेशन के अंदर भी माइक्रोब्स का रोल है। यानी माइक्रोब्स का रोल खाने की चीजें बनाने में बहुत सारी यूज हुई है, जैसे कर्ड के फॉर्मेशन में आता है, चीज फॉर्मेशन में आता है, ब्रेड फॉर्मेशन में, टोडी बनाने में, डॉग मतलब इडली डोसा बनाने के अंदर भी माइक्रोब्स का रोल है। तो माइक्रोब्स का रोल हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे कैसे था, ये सारे कैसे हमने समझे। टोटल यहां आपको 5 केस समझाए, इनको नोट कर लीजिएगा।